हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। ये जो हमारा सेट नंबर 4 का सेट पार्ट 3 हैगा, जिसके नाम से स्टूडेंट को मैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट 3 करा रहा हूँ। और ये जो हमारा क्लास है, क्लास 12 ज्योग्राफी का आएगा। और ये जैसे कि आप स्टूडेंट को पता है कि 11 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, मतलब कि कल ही आपका एग्जाम होने वाला है प्री बोर्ड एग्जाम का 2025-26 का। तो उसके लिए एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है। आपको पता होगा कि आपके लिए मैंने टोटल 4 क्वेश्चन पेपर आपको मैं ये चौथा क्वेश्चन पेपर, हमारा फोर्थ क्वेश्चन पेपर चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन पेपर है। आपके लिए मैंने 4 क्वेश्चन पेपर मैंने बनाए थे, जिसके अंदर आप स्टूडेंट को सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्लस में पीवीसी में आए हुए और बार रिपीटेड सारे क्वेश्चंस को मैंने करा दिया है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन पेपर से आप तो स्टूडेंट का जो लगभग लगभग आपका 95% जो है ना, 95% आपका इसी में से क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, लगभग लगभग 95% इसी में से आएगा, 1 नंबर वाले क्वेश्चन से लेकर के आपके 5 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन तक। ठीक है, और इसके अंदर इससे जो आपके करते हो तो आप स्टूडेंट का 70 मार्क्स से आपका क्वेश्चन पेपर आता है। तो 60 से 70 के बीच में आपके मार्क्स पूरा अचीव आसानी से अचीव हो जाएगा। आपसे स्टूडेंट ने जो स्टूडेंट ने बहुत बड़े बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लिया है, उनको भी क्या करना है, हमारे वीडियोस को देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसी से जो 4 क्वेश्चन पेपर, इसी से क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा प्री बोर्ड एग्जाम का। तो इसलिए जरूरी है देखना। और जो जिन स्टूडेंट ने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है, तो हमारी वीडियोस को, चारों वीडियोस को देख लो। आपके पूरा डेफिनेटली पास मार्क्स तो पासिंग मार्क्स तो आएगा ही आएगा, प्लस जिन स्टूडेंट का जो लक्ष्य होता है 60 से 70 मार्क्स, 70 में से 70 मार्क्स लाने का, उनको वहां तक अचीव करने में हमारे चारों चारों जो वीडियो है, चारों क्वेश्चन पेपर है, उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए हमारी वीडियो को जरूर देख लेना। तो आज की इस क्लास को हम यहाँ से शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे कुछ 5 नंबर वाले क्वेश्चन बच गए थे और मैप वाले क्वेश्चन हमारे बच गए थे, उसको हम आज इस क्लास के अंदर में कंप्लीट कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट को 2 काम करना जरूरी है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कॉल पे सेट करना होता है। दूसरा, इस वाली वीडियो को लाइक करना होता है। जितना आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मैं आपके लिए उतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहूंगा। तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूरी है, ये जरूर कर लेना। अभी फटाफट से कर लो सभी के सभी। और क्लास का पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा। चारों क्वेश्चन पेपर का आपका पीडीएफ चाहिए तो फटाफट से हमारे क्या करो, सब्सक्राइब करो, फटाफट से ज्वाइन कर लो ग्रुप को। और इसके बाद में बात किया जाए और मैप वाले वीडियो के लिए आपको मैं बता दूं, देखो टोटल 10 मार्क्स का आपका मैप आता है, सबको पता है 10 मार्क्स का आपका मैप आता है। तो मैंने 2 अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाया, एक इंडिया का मैप का वीडियो बनाया और एक मैंने वर्ल्ड का मैप का वीडियो बनाया। ये आपको मैं थंबनेल दिखा दे रहा हूँ, थंबनेल दिखा रहा हूँ वीडियो का। ठीक है, तो आप इस वाले वीडियो को देखो और दोनों वीडियो का लेंथ बताऊं कितना लंबा लंबा, 10 से 20 मिनट का वीडियो है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है। ठीक है, छोटा सा ही वीडियो, आपको पता चल 10 से 15 मिनट का वीडियो, कुछ भी छोटा सा, बहुत छोटा सा चीटी बराबर वीडियो हो गया। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो, जैसे कि आप स्टूडेंट का प्री बोर्ड एग्जाम तो हो ही जाएगा पूरा। प्री बोर्ड एग्जाम में आपको पता है पूरा पूरा सिलेबस आ रहा है, तो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस में फाइनल एग्जाम मतलब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, उसमें भी आपको यही सब आएगा। तो दोनों एग्जाम के लिए आपको मैप की तैयारी हो जाएगा। तो यहाँ पे प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर 5 में से 5 मार्क्स चाहिए इंडिया के लिए, इंडिया की तैयारी करना है तो ये वाला वीडियो देख लेना। और वर्ल्ड का मैप के लिए आपको 5 मार्क्स यहाँ से आपका पक्के हो जाए, तो वर्ल्ड का मैप के लिए ये वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, जिससे कि आप स्टूडेंट का पूरा टोटल 10 में से 10 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे मैप के अंदर में, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, बस कर लो फटाफट से जाके वीडियो देख लो, वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, फटाफट से जाके देख लो। तो क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर हमारे आप लोग देख रहे होंगे, सेट नंबर हमारा जो सेशन डी स्टार्ट हो चुका था। सेशन डी के अंदर हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, 24 हमने क्वेश्चन कर लिया था, दोनों क्वेश्चन नीचे वाला आप वीडियो के सेकंड पार्ट में देख सकते हो। और इसी वाले पार्ट के अंदर में हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, 25 क्वेश्चन से हमारा स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, अच्छी से क्लास को देखो। चलवासी पशुचरण वन्यजीव पशुधन पालन के बीच कोई 5 अंतर हमारे को बताना है। चलवासी पशुचरण वन्यजीव पशुधन दोनों में हमारे को अंतर बताना है, कोई 5। ठीक है, तो चलो बताते हैं। आपको पता ही है चलवासी पशुचरण किस लिए किया जाता है। चलवासी पशुचरण मतलब कि अपने जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है बेसिकली। और वन्यजीव पशुधन आपका व्यावसायिक रूप से बिजनेस के लिए किया जाता है। तो इसमें आपके जो अंतर रहेंगे आपको दिखा देता हूँ, ये 5 अंतर रहेंगे दोनों के अंदर में। ठीक है, तो पहला बात करते हैं चलवासी पशुचरण का जो उद्देश्य क्या होता है और वन्यजीव पशुधन पालन का उद्देश्य क्या होता है। तो पहला इसका उद्देश्य की बात करते हैं, अपने परिवार के लिए भोजन, वस्त्र, अन्य जरूरतों के लिए पशुओं का पालन करते हैं। तो यह खुद के जीवन निर्वाह के लिए होता है, खुद के जीवन निर्वाह के लिए हम इसको करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब देखो खुद के जीवन निर्वाह के लिए आपका ये तो हो गया। अब वाणिज्य पशुधन पालन आपका किस लिए होता है, वह देख लो। वाणिज्य पशुधन आपका पालन होगा बाजार में उत्पादों जैसे कि दूध, मांस, ऊन को बेचकर व्यावसायिक लाभ कमाना होता है। तो ये बिजनेस के लिए होता है। ठीक है, व्यावसायिक लाभ कमाना होता है। नेक्स्ट आप इसका अंतर लिखोगे, पशुओं को चारों और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और प्राकृतिक चारागाहों पर निर्भर रहते हैं।
इसमें देखो पशुओं को स्थायी फार्मों पर नियंत्रित और व्यवस्थित वातावरण में रखा जाता है। ठीक है, तो फार्मों में रखा जाता है, सिस्टमेटिक पूरा ढंग से रखा जाता है, कौन से पशु कौन सी जगह पे रहेंगे, कौन सी जगह पे नहीं रहेंगे, ये सब। और वैज्ञानिक तरीकों से प्रबंधित, ठीक है, प्रबंधित किया जाता है, वैज्ञानिक तरीकों से उनका मैनेजमेंट, इंग्लिश में हो तो मैनेजमेंट किया जाता है, उनको देखभाल किया जाता है। आगे नेक्स्ट आप पॉइंट लिखोगे 3, पशुओं की संख्या सीमित होती है। इसमें पशुओं की संख्या सीमित होती है, कम होता है। और अक्सर कई प्रकार के पशु जैसे गाय, भेड़, बकरी एक साथ रखे जाते हैं, इसमें मिक्स करके सभी को रखा जाता है। इसमें देखो बड़ी संख्या में पशु होते हैं, बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में। और अक्सर एक ही प्रकार के पशु जैसे कि अपना डेयरी गाय पाले जाते हैं, एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, ज्यादा नहीं पाए जाते। नेक्स्ट आप लिख सकते हो उत्पादन कम होता है इसमें, और इसमें आधुनिक तरीकों का उपयोग नहीं होता। इसमें उत्पादन कम होता है, आधुनिक तरीकों का उपयोग नहीं होता। इसका आपका पॉइंट आएगा उत्पादन बहुत अधिक होता है। इसमें आधुनिक तरीके, तकनीक, वैज्ञानिक ज्ञान, बेहतर नस्ल चयन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन का उपयोग किया जाता है। देख रहे हो कितना आधुनिक है ये। नेक्स्ट आप लास्ट पॉइंट लिखोगे, यह एक आदिम, ठीक है, आदिम, पारंपरिक और सीमित आय वाला व्यवसाय है। यह, और ये वाला जो इसका 5वां पॉइंट लिखोगे, यह एक पूंजी प्रधान व्यवस्थित और व्यवसायिक अर्थव्यवस्था केंद्रित गतिविधि है जो बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, तो ये पूंजी प्रधान है, बस सीधे बोल सकते हो आप, पूंजी प्रधान आपका व्यवसाय है और ये पूंजी प्रधान व्यवसाय नहीं है। तो ये अंतर थे आपके, 5 अंतर है दोनों के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके भी दोनों, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एक ये वाला 26 वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वाला आ रखा है वेरी इंपॉर्टेंट, सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पेपर का ना जितने भी क्वेश्चन आपको है ना, एमसी क्वेश्चन से लेके 5 नंबर वाले, सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार रिपीटेड हो रहा है प्रीवियस ईयर से। जब लास्ट आप 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखोगे, ठीक है, तो आपको ये सारे सोर्स क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे दिखने मिल जाएंगे। तो सीबीएसई बोर्ड, मिड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम आपको आए हुए हैं ये सब सारे सारे। ठीक है, देखो मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि में कोई 5 अंतर हमारे को लिखना है, चलो करते हैं। तो मिश्रित कृषि के पहले इसका उद्देश्य की बात करते हैं। इसका उद्देश्य फसल और पशुधन दोनों से आय प्राप्त करना होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य देखो डेयरी वाले में दुधारू पशुओं से दूध और दूध से बने उत्पादों का अधिकतम उत्पादन करना होता है। ठीक है, तो ये आपका अंतर हो गया। नेक्स्ट आपका आएगा अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, मांस, अंडे जैसे विविध उत्पाद मिलते हैं। इससे आपको क्या क्या मिलता है? अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, ये सब मिलता है। और इसमें आपका मुख्य उत्पाद जैसे दूध और उससे उससे बनने वाले पनीर, दही, मक्खन ही प्रमुख उत्पाद होते हैं इसके। नेक्स्ट आप पॉइंट लिखो, फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों पर समान रूप से जोर दिया जाता है। दोनों एक दूसरे के क्या होता है? पूरक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो पशुओं के देखो, आप इसमें देखो पशुओं के वैज्ञानिक प्रबंधन, उनके स्वास्थ्य नस्ल सुधार पर जोर दिया जाता है और उनके उत्पाद पर। नेक्स्ट आप पॉइंट लिखोगे, इनमें जोखिम कम होता है और क्योंकि पशुपालन और खेती दोनों किया जाता है और एक को नुकसान होने पर भी दूसरे से लाभ मिलता है। ठीक है, अब इसका देखो, इसमें पशुओं को संबंधित जोखिम कम होता है। इसमें देखो पशुओं से संबंधित जोखिम कम होता है। ठीक है, और बाजार की मांग और का नहीं। ठीक है, अब इसमें बाजार का मांग का हमारे को नहीं देखा जा सकता है। हम पशु पे तो नहीं, इसमें देखो पशु पे हम नियंत्रित रख सकते हैं, उनको अच्छी तरह से रख सकते हैं। बट जो बाजार की मांग, बाजार की क्या मांग है, कभी बाजार बाजार के अंदर में कभी मांग उठता भी है, मांग घटता भी है, तो इस पे डिपेंडेड है। नेक्स्ट आप 5th पॉइंट, आप लास्ट पॉइंट लिखोगे, इनमें श्रम की आवश्यकता होती है और पूंजी की भी आवश्यकता होती है। इसमें थोड़ी ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, जैसे कि पशु की देखभाल हो गया, दूध निकालने, उत्पादों को बेचने में, ये सब मैनेजमेंट के अंदर में तो बहुत ज्यादा इसके अंदर में ज्यादा होता है। तो ये कुछ अंतर थे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, समवेत जनजातीय विकास परियोजना, आईटीडीपी। ठीक है, आईटीडीपी, ठीक है, आईटीडीपी की व्याख्या कीजिए। हिमाचल प्रदेश के भरमौर क्षेत्र में ठीक है, आईटीडीपी द्वारा लगाए, ठीक है, लाए गए सामाजिक लाभों को भी सूचीबद्ध करना है। उसने जो इसकी व्याख्या करना परियोजना की, तो इसके सामाजिक लाभ, उसने समाज के लाभ के लिए, समाज की भलाई के लिए क्या क्या किया, वो भी हमारे को लिखना है। इसने पहले संबित जनजाति विकास कार्यक्रम, उसने गद्दी के, जो गद्दी वहां पर जनजाति था, ठीक है, गद्दी
गद्दी जनजाति था उसके जीवन स्तर में क्या करा, उसने सुधार किया। ठीक है, जनजाति था ये। ठीक है, अब देखो इसके पॉइंट्स लिखना है, पहले तो उसकी व्याख्या करना है हमारे को, तो व्याख्या करते हैं। देखो, तो इसकी व्याख्या, इस परियोजना की शुरुआत आपका 1970 के दशक में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो इसके यहाँ पर जो भरमौर जनजाति क्षेत्र था आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर में, उनका जो गद्दी था, गद्दी जो गद्दी जनजाति था आपका, उसके जो जीवन स्तर के अंदर में सुधार करना था। ठीक, नेक्स्ट आप इसके सामाजिक लाभ क्या क्या मिले इसको, समाज के अंदर में उन्होंने समाज के लिए क्या क्या किया, सामाजिक लाभ क्या क्या थे। तो पहला उन्होंने यह परियोजना विभिन्न क्षेत्रों के में विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अनुमानित अपनाती है। दृष्टिकोण मतलब कि विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें परिवहन हो गया, संचार, कृषि और सामाजिक सेवाओं को स्वच्छ प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो इसमें समाज के हर एक क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने परिवहन, संचार, कृषि सेवाओं में सुधार किया। नेक्स्ट है भरमौर क्षेत्र में, ठीक है, साक्षरता दर, शिक्षा के अंदर में वृद्धि, लिंग अनुपात में सुधार और बाल विवाह में कमी आई, तो इन्होंने ये सब किया। नेक्स्ट आप लिखोगे इसमें खाद्यान्न और पशुधन उत्पादन पर भी जोर दिया गया। नेक्स्ट आप पॉइंट लिखोगे फोर्थ, यह परियोजना जनजातीय क्षेत्रों के, ठीक है, सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। मतलब सभी क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण, जनजातीय क्षेत्र होता है का उसके सर्वांगीण मतलब सभी प्रकार के विकासों का को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो टोटल आप 4 ही पॉइंट लिखोगे। ठीक है, 4 पॉइंट ये हो गया, ऊपर का 1 पॉइंट हो गया, आपको 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी एक और पॉइंट है इसमें, देखो 4, ये जो शुरुआत के यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके 5 पॉइंट है, 5 में से कोई भी बेस्ट 4 याद कर लेना। और इसमें भूमि विकास गतिविधि जैसे कि सड़क निर्माण, स्कूल, पेयजल आदि की सुविधा प्रदान किया गया। ठीक है, तो इसमें ये सब भी किया गया था, तो ये आप लिखोगे। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आता है, वह हमारा आएगा 28, लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन का हमारा। देखो, तो हमारे को करना है, भारत के तटों पर समुद्री पतनों की स्थिति देश के लिए कैसे लाभप्रद है। भारत के तटों पर समुद्री पतन, ठीक है, भारत के तट पे आपको पता होगा समुद्री पतन है बहुत सारे हमारे देश के अंदर, लगभग लगभग 13 से लगभग लगभग 12-13। ठीक है, 12-13 जो हमारा प्रमुख पतन है हमारे के अंदर में। पतन का मतलब बंदरगाह बोल सकते हो, या आप सी पोर्ट बोल सकते हो। ठीक है, ये सब होते हैं। तो इसके कारण हमारे जो देश के अंदर में जो भी आयात निर्यात, जिसके देश के अंदर में जो भी आयात निर्यात होता है किसके द्वारा, समुद्री पतनों द्वारा होता है। ठीक है, सी पोर्ट पोर्ट द्वारा होता है। ठीक है, के स्थिति के देश, ठीक है, की स्थिति देश के लिए लाभप्रद है। ठीक है, मतलब कि कैसे इसको ना लाभप्रद है, बिल्कुल सही बात है, इससे हमारे को पतनों से हमारे को क्या मिलता है, लाभ मिलता है, क्योंकि इससे आयात निर्यात होता है। ठीक है, तो हमारे को इसी तरह से इसको स्पष्ट करना है हमारे को बस, तो चलो करते हैं। देखो, तो पहला पॉइंट लिख सकते हो, कोई भी हमारे को 5 पॉइंट लिखना है। ठीक है, इसमें मैंने ज्यादा पॉइंट लिख रखे हैं कई। ठीक है, कई शहरों में घर घर जा करके, एक सेकंड रुक जाओ, ये वाला नहीं है क्वेश्चन, छोड़ा क्या मैंने, ये रहा। देखो, अभी हमने 17वां क्वेश्चन हमने नहीं करा, इसको हम करेंगे अभी। ठीक है, अब जो हमने शुरू कर दिया उसको हम करते हैं, फिर जाकर के पीछे आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहला देखो, पहला पॉइंट आप लिखोगे। ठीक है, उपलब्ध अन्य साधनों की तुलना में, ठीक है, उपलब्ध अन्य साधनों की तुलना में, साधनों मतलब कि जैसे कि बताऊंगा अभी, रुक जाओ। पतनों के माध्यम से परिवहन की लागत और क्षमता, सुगमता सबसे प्रभावी है। तो अन्य और साधन कौन कौन से हैं हमारे, जैसे कि जल, अपना वायु हो गया, ठीक है, सड़क हो गया, वायु, सड़क और हमारा रेल मार्ग। तो एक तुलना में जो आपका होता है पतनों के माध्यम से परिवहन की लागत, क्षमता और सुगमता बहुत प्रभावी है, आसान, सबसे प्रभावी है, मतलब कि अच्छा है। दूसरा पॉइंट ले सकते हो, यह देश और बाहरी दुनिया के बीच एक महत्व आवश्यक कड़ी है। कड़ी का मतलब क्या है, देश और बाहरी दुनिया के बीच में कड़ी, कड़ी मतलब कि क्या है, बॉन्ड है। ठीक है, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं बॉन्ड, या आप जोड़ बोल सकते हो, जोड़ क्या करता है ये, वो अपने देश को बाहरी देशों को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट आपका है, ये वस्तुओं के आयात निर्यात का साधन प्रदान करके देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थव्यवस्था का निभाता है। नेक्स्ट आप पॉइंट ले सकते हो, समुद्री पतनों द्वारा भारी और मात्रा में अधिक वस्तुओं का निपटारा सुगमता से होता है। अब इसमें तो जितने भी भारी वस्तु होता है मात्रा के अंदर में बहुत अधिक होता है, तो वस्तुओं का निपटारा इससे आसानी से हो सकता है। अब वायु परिवहन के अंदर में भारी सामान हो गया, आप प्लस में मात्रा के अंदर, क्वांटिटी के अंदर में आप कर नहीं सकते। ठीक है, और सड़क परिवहन से और रेलवे परिवहन से आप एक देश से दूसरे देश में जाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, व्यापार करना। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका पॉइंट लिख सकते हो, ये है ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं। ये प्रवेश द्वार होते हैं, पर जो हमारे समुद्री पतन क्या होता है, प्रवेश द्वार होते हैं, गेट होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का क्या होता है, गेट होता है, ये पॉइंट लिख सकते हो।
आप 6 पॉइंट भी लिख सकते हो, 7 पॉइंट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके हैं और ये आप सब लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको बेस्ट 5 पॉइंट्स याद कर लेना, उसको लिखने देना। ठीक है, और जिस स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नया चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से कर दो। अब इसका मुझे लास्ट वाला जो क्वेश्चन बनता है उसको करके फिर हमसे पहले का जो क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। ठीक है, इसके अथवा वाले क्वेश्चन को करते हैं। पतनों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, पतनों को बिल्कुल सही बात रहेगा। पतन होता है सी पोर्ट, उसके अंतरराष्ट्रीय उसको गेट कहते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के, इंटरनेशनल ट्रेड के हम क्या कहते हैं, गेट कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं, क्योंकि पतनों द्वारा ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार हमारे देश के अंदर में आते हैं। ठीक है, जिससे कि आयात निर्यात ये सब होता है। तो कैसे होता है कि इसको हमारे किसी के बारे में पॉइंट्स लिखने हैं। ये देखो मैंने कई सारे पॉइंट्स, मैंने टोटल 6 पॉइंट्स लिख रखे हैं। ठीक है, कोई भी 5 बेस्ट पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका है, हाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वह, ठीक है, यह वो मुख्य स्थान होते हैं जहां से माल और यात्री एक देश से दूसरे देश जाते हैं और सामानों की लोडिंग, अनलोडिंग, भंडारण, प्रबंधन की सुविधा मिलती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप ले सकते हो, यह वैश्विक व्यापार को संभव और सुगम बनाते हैं और विभिन्न देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करते हैं। ठीक है, आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करते हैं, मजबूत। नेक्स्ट आपका आएगा, यह देश और बाहरी दुनिया के बीच एक आवश्यक कड़ी प्रदान करते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं और अर्थव्यवस्था को देश, ठीक है, अर्थव्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं। ये पॉइंट लिख सकते हो। फिफ्थ सिक्स आपका पॉइंट है, देखो पतन समुद्री मार्ग से दुनिया के हर हिस्से में सामान आयात निर्यात और यात्रियों को लाने ले जाने का माध्यम होते हैं, प्रवेश द्वार हो गया। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, पतनों के माध्यम से ही विभिन्न देश आपस में जुड़ते हैं और जिससे व्यापार बढ़ता है और देश के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं। तो ये 5 पॉइंट है। 6 पॉइंट ये है, कोई भी आपको बेस्ट 5 पॉइंट्स याद कर लेना। सारे पॉइंट्स आसान आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। किसी भी लाइन के ना आप लोग देख लोगे तो किसी भी शब्द, एक ऐसा भी शब्द नहीं है यूज किया गया है कि जो जिससे कि आपको समझ में ना आए, आपको याद ना हो सके। सारे पॉइंट्स एकदम आसान आसान है, इजी है, और आप ना आसान के समझोगे, सिर्फ और सिर्फ समझो और याद हो जाएगा आपको। ऐसे पॉइंट्स है सारे। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बच गया था 27 का, उसको हम करते हैं। देखो, भारत में शहरी अपशिष्ट निपटारण, ठीक है, निपटान एक गंभीर समस्या है। उपयुक्त उदाहरण के साथ इस कथन का समर्थन कीजिए। शहरी, देखो भारत के में जो शहरी अपशिष्ट होता है, कूड़े कचरे होता है, उसको निपटारा एक क्या करना, निपटारा करना एक गंभीर समस्या बन चुका है। क्यों बन चुका है, उसको पीछे हमारे को कारण देना है। तो इसके पीछे सरकार का भी कई सारे कारण होते हैं, और मैं अपने समझ सकते हो, अपना इंसानों का भी, लोगों के भी काम है। ठीक है, लोगों के भी क्या होते हैं। तो इसके अंदर मैं टोटल मैंने 6 पॉइंट्स लिख रखे हैं। ठीक है, 6 पॉइंट 6, हाँ ठीक है, 6 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं बस। ये वाला ना, इसका पतन इस वाले का आंसर है। ठीक है, तो 6 पॉइंट लिख रहे, कोई भी बेस्ट 5 पॉइंट्स याद कर लेना। पहला पॉइंट आपके सामने में देखो, कई जगहों में घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था अपर्याप्त है। अपर्याप्त मतलब व्यवस्था ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, जिससे कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने को मजबूर मजबूर होते हैं। पहला कारण ये है। नेक्स्ट आप लिखोगे, अधिकांश शहरी कचरे को खुले जगह में फेंक देते हैं, जो परिवहन और जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। समस्या है ये। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के बावजूद कचरे के प्रसंस्करण और उपचार के लिए पर्याप्त सुविधा की कमी है। देखो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ठीक है, अब इसके लिए नियम होते हैं के बावजूद इसके लिए नियम है। ठीक है, कचरे का प्रसंस्करण हो गया, आपका कचरों को फिर से एकदम साफ, एकदम खत्म कर देना कचरे को। ठीक है, और उसके उपचार के लिए पर्याप्त पर्याप्त सुविधाओं की कमी है, सुविधाएं ना होना। नेक्स्ट आपका है, घरों और स्रोतों पर कचरे का प्रभावी पृथक्करण ना होने से पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग मुश्किल हो जाता है। मतलब कि सूखे कूड़े को अलग रखना, गीले कूड़े को अलग रखना, प्लास्टिक को अलग रखना, ये सब। ठीक है, तो इस रिसाइकलिंग करना मुश्किल है। नेक्स्ट आप ले सकते हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का प्रवर्तन, ठीक है, अनुप्रवर्तन, या आपको बोल सकते हो कार्रवाई या अनुपालन अक्सर कमजोर होते हैं, जिससे कि समस्या और भी गंभीर हो जाते हैं। इसे लोग नहीं मानते हैं, समझे बात को, लोग नहीं मानते हैं, सरकार इसको सख्ती से लागू नहीं करते ये सब। नेक्स्ट आप पॉइंट लिख सकते हो, इसमें सरकार नियम बनाती है या कई जगहों के लिए बनाती भी नहीं है। देखो, नियम बनाती है, कई जगहों के लिए नियम बनाती भी नहीं है, और इसमें लोगों की भी कमी होती है, जो कानून का पालन नहीं करते हैं, और लोगों में जागरूकता की भी कमी होती है। तो ये सब का लोगों के भी कारण होता है, सरकार के भी कारण होता है। ठीक है, तो ये आप लोग सारे सारे 5 पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट का हर एक क्वेश्चन, हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं।
सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। आशा करता हूँ हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। आपको मैं लिटरली लिख करके देता हूँ, आप पूरा पूरा कर लेते हो। देखो अब मैप आपका 29-30 आपका हो गया। 29-30 के लिए मैंने क्वेश्चन वीडियो बना दिया, फटाफट से जाकर देख लेना मैप के लिए। ठीक है, 10 में से 10 मार्क मेरी गारंटी है, 10 में से 10 मार्क पूरे पक्के हो जाएंगे आपके, 10 में से 10 मार्क पक्के। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, अभी तक कुछ पढ़े लिखे नहीं हो तो चारों क्वेश्चन पेपर का मेरे से सारे चार वीडियो देख लो। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मेरे से ले लो, सारे क्वेश्चन पेपर का आपने पढ़ा भी है नहीं भी पढ़ा है, क्वेश्चन पेपर मेरे से ले लो, वीडियो को देख लेना हमारे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन के आंसर को देख लो, आपके 70 में से 70 मार्क्स आपको कोई नहीं छीन सकता है, मैं लिख करके देता हूँ। ठीक है, तो फटाफट से सारे वीडियो को देख लेना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। नेक्स्ट वीडियो जो आपका एग्जाम होगा वह आपका फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको मैं क्लास 12 के अंदर पढ़ाता हूँ। तो क्लास फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हो गया, एमसी क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, इस सब के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को ऑल पे सेट कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, ये सब कर लो। क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के लिए भी आपके लिए मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा, चार चार क्वेश्चन पेपर करा दूंगा। उसमें से आपके लगभग लगभग 100% क्वेश्चन उसी चार क्वेश्चन पेपर से बनेगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपसे स्टूडेंट ने हमारे वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखा, उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।